भारतीय संविधान की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज हम आगे के टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है संविधानेतर। संविधानेतर किसको कहते हैं इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कल हमने डिस्कशन किया था संवैधानिक के बारे में, और इससे पहले के टॉपिकों को भी यहाँ पर डिस्कशन किया था। जिन व्यूवर्स ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो वो उस वीडियो को देख ले। इससे पहले के जितने भी डाउट्स हैं सभी उस वीडियो से क्लियर आपके हो जाएंगे। तो संविधान की क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम आगे भारतीय संविधान के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज का जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा संविधानेतर से। संविधानेतर से क्या तात्पर्य? संविधानेतर से तात्पर्य यह है कि जो संविधान में शामिल नहीं हो उसी को क्या कहेंगे? संविधानेतर कहेंगे। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला है विधायिका के द्वारा निर्मित, यानी कि कुछ नियम और कानून हैं जो कि विधायिका के द्वारा निर्मित किए गए हैं, और दूसरे तरीके के कौन से कानून हैं जो कि संविधानेतर हैं, जो कि कार्यपालिका के आदेश के द्वारा निर्मित किए गए हैं। तो सबसे पहले विधायिका के द्वारा निर्मित कानून, जैसे आईटी एक्ट सन 2000। आईटी एक्ट सन 2000 किसके द्वारा लिया गया था? ये आया था विधायिका के द्वारा। दूसरा है संविधिक। तीसरा है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। चौथा है पिछड़ा वर्ग आयोग, और पांचवा है महिला आयोग। पांचवा है राष्ट्रीय महिला आयोग। और कार्यपालिका के आदेश से संबंधित कौन से? नीति आयोग है, फिर योजना आयोग, और फिर राष्ट्रीय विकास परिषद। अब बात ये होती है कि प्रश्न पूछा कैसे जाएगा। अब प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा, आपसे पूछा है कि संवैधानिक संस्था है या नहीं है। चूंकि ये संवैधानिक संस्था है या नहीं है, तो आपको क्या कहना है कि यह संवैधानिक संस्था नहीं है। तो किस प्रकार की संस्था है? संविधानेतर संस्था है, क्योंकि ये संविधान में शामिल नहीं थे जिस टाइम पे संविधान का निर्माण किया गया। बाद में इनका निर्माण किया गया है। अब बात आती है उदारवाद। उदारवाद हम किसको कहेंगे? उदारवाद की अवधारणा क्या है? उदारवाद है क्या? इसके बारे में हम यहाँ पर आपको बताएंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ऐसी विचारधारा जिसमें परंपरा प्रथा को अस्वीकार किया जाता है। परंपरा को और प्रथा को क्या किया जाएगा? अस्वीकार किया जाता है, तथा तर्क एवं विवेक को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। सबसे अधिक महत्व किसको दिया जाएगा? तर्क और विवेक को दिया जाएगा। इनके साइंस की ओर अग्रसर होंगे। ऐसे नहीं किसी भी चीज़ को हम इसलिए मान लेंगे कि उसको हमारे पूर्वज मानते थे, उसको ऐसे नहीं मानेंगे। हम सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे? उस पर तर्क वितर्क और अपने विवेक का इस्तेमाल करने के बाद में उस चीज़ को हम मानेंगे। तो इसी को क्या कहेंगे? उदारवाद कहेंगे। दूसरा, उदारवादी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वाधिक महत्व देते हैं। उदारवादी व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको सर्वाधिक महत्व दिया जाएगा। तीसरा क्या है? उदारवादी संवैधानिक शासक के समर्थक होते हैं। उदारवादी किसके समर्थक होते हैं? संवैधानिक शासक के समर्थक होते हैं जो उदारवादी व्यक्ति होते हैं। उदारवादी बाजारवादी अर्थव्यवस्था को मानते हैं। देखिए, जब इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाएगी तो इकोनॉमिक्स में आपको बताया जाएगा कि बाजारवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो उदारवादी क्या होते हैं? बाजारवादी अर्थव्यवस्था को मानते हैं। अगला जो टॉपिक दिया गया है वो दिया गया समाजवाद। समाजवाद किसको कहेंगे? आप उदारवाद को समझ गए होंगे, अब इसके बाद समझेंगे समाजवाद किसको कहते हैं। देखिए, समाजवाद से क्या तात्पर्य? समाजवादी आर्थिक समानता को सर्वाधिक महत्व देता है। समाजवादी क्या कहेगा? आर्थिक समानता। समाजवादी कहेगा कि आर्थिक समानता, यानी कि सभी के पास में आर्थिक समानता होनी चाहिए। आर्थिक समानता को सर्वाधिक महत्व देता है। भूमि, भवन और उद्योग पर सरकार का नियंत्रण होगा। भूमि पे भी सरकार का नियंत्रण होगा, उद्योग जो करेंगे उन पर भी सरकार का नियंत्रण होगा, और भवन पर भी सरकार का नियंत्रण होगा। और उत्पादन लाभ के लिए नहीं, सामाजिक भलाई के लिए होगा। समाजवाद में क्या होगा कि जो भी उत्पादन किया जाएगा वो किसके लिए किया जाएगा? समाजवाद के लिए किया जाएगा, अर्थात लोगों की भलाई के लिए कार्य किया जाएगा। किस में किया जाएगा? समाजवाद में। उसका उत्पादन का मतलब लाभ कमाना नहीं है, केवल व्यक्तिगत लाभ कमाना है, उसका औचित्य नहीं रहेगा। उसका औचित्य रहेगा कि जो लाभ कमाया जाए वो लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा भलाई उसमें हो। उसका मेन मोटिव यही रहेगा।
तीसरा है समाजवादी यह मानते हैं कि समतामूलक समाज में सभी को स्वतंत्रता स्वाभाविक रूप से मिल जाएगी। समाजवादी को यह मानना है कि समतामूलक जो समाज होगा उसमें स्वतंत्रता सभी को स्वतंत्र स्वाभाविक रूप से मिल जाएगी, यानी कि स्वाभाविक रूप से ही सभी को स्वतंत्रता उसमें मिल जाएगी यदि समाज समतामूलक होगा। समतामूलक से तात्पर्य उन्होंने कहा है कि सभी के अगर समतामूलक समाज से तात्पर्य है कि आर्थिक समानता यदि सबके अंदर आ जाएगी तो देश में जो व्याप्त है कि स्वतंत्रता की भावना, स्वतंत्रता उसको स्वाभाविक ही प्राप्त हो जाएगी। अगली जो बात दी गई है वो दिया गया है समाजवादी समुदाय को महत्व देते हैं, व्यक्ति को नहीं। समाजवादी क्या है, एक समुदाय को महत्व देंगे, केवल किसी एक स्पेशल व्यक्ति को महत्व नहीं देंगे, वो एक समुदाय को महत्व देंगे तथा ये समाज में बंधुत्व का निर्माण करना चाहते हैं। ये समाज में किस का निर्माण करना चाहते हैं, बंधुत्व का निर्माण करना चाहते हैं। अगला आता है सामंतवाद। सामंतवाद किसको कहेंगे, साम्यवाद। यह समाजवाद का ही एक आदर्श रूप है। समाजवाद का एक आदर्श रूप किसको कहेंगे, हम साम्यवाद को कहेंगे। साम्यवादी पूंजीवादी के विनाश के समर्थक है। साम्यवादी जो होंगे पूंजीवाद के विनाश के समर्थक है। पूंजीवाद को अगला टॉपिक जो है पूंजीवादी है उसके बारे में बताएं, पूंजीवाद किसको कहेंगे। तो साम्यवाद जो है वो पूंजीवाद का के विनाश का समर्थक है, इसके सुधार का नहीं। साम्यवादी एक ऐसे आदर्श समाज की स्थापना करना चाहते हैं जिसमें राज्य भी होगा, सरकार, धर्म और शोषण का अभाव हो। जिसमें राज्य, सरकार, धर्म और शोषण का अभाव अर्थात शोषण नहीं होना चाहिए उसमें, जो साम्यवाद चाहता है। और अंत में ये प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करे। और साम्यवाद ये भी चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करे, उस पर किसी प्रकार का कोई फोर्स, कोई दबाव नहीं डाला जाए और उसके सभी आवश्यकता की पूर्ति सरकार के द्वारा की जाए। उसकी सभी जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनकी सभी की पूर्ति किसके द्वारा की जाए, सरकार के द्वारा की जाए, ये साम्यवाद कहता है। अगली जो धारणा है वो है पूंजीवाद। पूंजीवाद में क्या दिया गया है, उत्पादन के साधनों। पूंजीवाद जो है, पूंजीवाद की अवधारणा किससे संबंधित है, पूंजीवाद के बारे में डिस्कशन करेंगे। पूंजीवाद उत्पादन के साधनों अर्थात कल कारखानों पर निजी व्यक्तियों का नियंत्रण होगा। अब देखिए कल कारखानों जितने भी होंगे उन पर किसका नियंत्रण होगा, निजी व्यक्तियों का नियंत्रण होगा। उत्पादन में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। पूंजीवाद का मेन मोटिव क्या है कि उत्पादन में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना इसका मेन मोटिव होता है। ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करना उनका दूसरा जो दायित्व होता है, उनका जो दूसरा लक्ष्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करना है। उनको किसी व्यक्ति विशेष से कोई मतलब नहीं है, किसी समाज से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अपने ही से ही मतलब है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना है, बस उनका यही अंतिम उद्देश्य होता है। उत्पादन में कीमतों का निर्धारण बाजार के द्वारा होता है। उनका जो उत्पादन होगा उसमें कीमतों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा, बाजार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। संविधान और राज्य व्यवस्था के बीच अंतर क्या होता है, संविधान और राज्य व्यवस्था के बीच अंतर को हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। देखिए संविधान क्या होता है, संविधान क्या है, विधि का सर्वोच्च दस्तावेज है। संविधान क्या है, विधि का सर्वोच्च दस्तावेज है। सबसे पहली लाइन हमने ये पढ़ी थी कि संविधान क्या है, विधि का सर्वोच्च दस्तावेज है। अभी राज्य व्यवस्था में देख लेंगे अर्थात भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में भी देख लेंगे। संविधान का व्यवहारिक रूप क्रियान्वित। भारतीय संविधान में न्यायाधीश अर्थात उच्चतम न्यायालय की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है, परंतु व्यवहारिक रूप में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा की जाती है। देखिए यहाँ पर जो टॉपिक दिया गया है इसका कहने का तात्पर्य है कि वैसे तो जो न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, वैसे तो न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, लेकिन उसका राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति तो की जाएगी, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि राष्ट्रपति को किसी को भी वहाँ पर न्यायाधीश बना देगा, मुख्य न्यायाधीश बना देगा, ऐसा कोई वो नहीं है। उसके लिए एक प्रॉपर जो रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं उनके आधार पर क्या किया गया, कॉलेजियम प्रणाली के आधार पर ही वहाँ पर एक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी, जो 5 न्यायाधीशों से मिलकर बनने वाला एक समूह होता है। 5 न्यायाधीशों से मिलकर बनने वाले समूह को क्या कहेंगे हम, कॉलेजियम प्रणाली कहेंगे। दूसरा क्या है, संविधान में विधि का अध्ययन किया जाता है। संविधान में विधि का अध्ययन किया जाता है, लेकिन पॉलिटी में क्या है, विधि पर पड़ने वाले राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। संविधान में किसका अध्ययन किया जाता है, विधि का अध्ययन किया जाता है, लेकिन पॉलिटी में क्या किया जाता है, पॉलिटी में विधि पर पड़ने वाले राजनीतिक और सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव
का अध्ययन किया जाता है। पॉलिटी एक गतिशील एवं समुग्ध अवधारणा है जिसमें संविधान एवं सरकार के कार्यों को परिवर्तित सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। अब संविधानवाद और सामंतवाद में भी अंतर हम यहाँ पर देख लेंगे, अर्थात संविधानवाद और सामंतवाद में क्या अंतर है। संविधानवाद क्या है? संविधान में लोकतांत्रिक तथा गैर लोकतांत्रिक दोनों देशों में हो सकता है। संविधान लोकतांत्रिक में भी हो सकता है और गैर लोकतांत्रिक दोनों देशों में हो सकता है, लेकिन संविधानवाद केवल लोकतांत्रिक देश में ही संभव है। दोनों में अंतर समझ गए, संविधान और संविधानवाद में। संविधान जो है लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक दोनों देशों में हो सकता है, जबकि संविधानवाद केवल लोकतांत्रिक देश में ही संभव है। जैसे संविधान, उत्तरी कोरिया एक गैर लोकतांत्रिक देश है। गैर लोकतांत्रिक देशों में संविधान विद्यमान होता है, लेकिन सर्वोच्चता शासक की होती है, संविधान की नहीं। गैर लोकतांत्रिक जो देश होंगे वहां पर भी संविधान विद्यमान तो होगा, लेकिन सर्वोच्चता किसकी होगी? सर्वोच्चता वहां पर शासक की होगी, संविधान की सर्वोच्चता वहां पर नहीं होगी। लेकिन संविधानवाद में क्या होगा? संविधान की सर्वोच्चता होगी जहां विधि का शासन हो, संविधान की ही सर्वोच्चता होगी वहां पर जहां पर विधि का शासन हो। ये संविधानवाद में होता है। तीसरा दिया है, संविधान होने में सीमित शासन की गारंटी प्राप्त नहीं होती। संविधान होने से सीमित शासन की, संविधान यदि होगा तो उसमें सीमित शासन होने की गारंटी प्राप्त नहीं होती, लेकिन संविधानवाद अगर होगा तो शासन सीमित होने की गारंटी होती है, अर्थात शासन सीमित होता है संविधानवाद में। इतना क्लियर हो गया। अब देख लेंगे भारत और अमेरिका में संविधान भी है और संविधानवाद भी है। भारत और अमेरिका दोनों देशों में क्या संविधान भी है और संविधानवाद भी है, जबकि ब्रिटेन एकमात्र ऐसा देश है, इंपॉर्टेंट है, जबकि ब्रिटेन एकमात्र ऐसा देश है जहाँ संविधान नहीं है लेकिन फिर भी संविधानवाद है। जहाँ पर संविधान नहीं है लेकिन फिर भी संविधानवाद है, क्योंकि शासन सीमित है और विधि का शासन लागू है। कारण क्या है? विधि का शासन लागू और शासन सीमित है। तो संविधानवाद होने के लिए दोनों ही चीजें चाहिए, शासन सीमित भी होना चाहिए और विधि का शासन भी होना चाहिए। तो ये दोनों की दोनों चीजें किसमें? संविधानवाद में है। तो ऐसा कौन सा एकमात्र देश है? ब्रिटेन। सरकार और शासन के बीच अंतर को हम यहाँ पर देखेंगे। सरकार और शासन, सबसे पहले सरकार को देखें। सरकार किससे बनी होती है? विधायिका होगी सबसे पहले सरकार में विधायिका होगी, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका होगी। सरकार का उल्लेख संविधान में मिलता है। सरकार को उल्लेख कहाँ पर मिलता है? संविधान में मिलता है। शासन की यदि बात करें तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, नागरिक समाज, व्यावसायिक संगठन, ये सभी किसमें होंगे? शासन में होंगे। शासन का विचार व्यावहारिक है। शासन का विचार कैसा है? व्यावहारिक है। इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों के दोनों सेक्टर हो सकते हैं, दोनों की पार्टनरशिप भी हो सकती है। सरकार क्या है? सरकार एक संवैधानिक विचार है, और जबकि शासन एक प्रशासनिक विचार है। सरकार क्या है? एक संवैधानिक विचार है, जबकि शासन क्या है? एक प्रशासनिक विचार है। नागरिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। नागरिक क्या होता है? नागरिक देखिए, नागरिक सरकार और वाणिज्य संगठन। नागरिक को दो भागों में डिवाइड किया गया है, पहला सरकार में और दूसरा वाणिज्य संगठन में। सरकार क्या होती है? सरकार का कार्य होता है दंड देने की संस्था। सरकार किसको बोले? दंड देने की संस्था या बाध्यकारी या फिर सार्वजनिक भलाई के कार्य करती है। सरकार के 3 कार्य, दंड भी देगी, बाध्यकारी भी करेगी किसी कार्य करने के लिए, और सार्वजनिक भलाई के कार्य भी करेगी, सरकार का कार्य है। जबकि वाणिज्य संगठन क्या है? अपनी भलाई के काम करेंगे सिर्फ। वाणिज्य संगठन क्या करेंगे? केवल खुद की भलाई के कार्य करेंगे, अपना लाभ देखेंगे और से कोई मतलब नहीं है। नागरिक समाज की विशेषता। नागरिक समाज की क्या विशेषता है? छात्र, एनजीओ, फिल्मी कलाकार, पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ता, ये सभी किस में आएंगे? नागरिक समाज की विशेषता के अंतर्गत आएंगे। समूचे समाज की भलाई के लिए भी कार्य करेंगे और स्वैच्छिक होंगे, अर्थात अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकते हैं।